Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the previous video we have seen all the three cases for a simply supported beam, and in this video we will see the three cases for the fixed beam, and in the next video we will see the all three cases for the cantilever beam. And when all the three cases are completed for all the three type of a beam, we will fill this table. Okay, so we will start with the first case, that is when concentrated or point load applied on the center of beam for the fixed beam. Okay, so here we can see that when concentrated point load applied on the center of beam. Okay, so let us assume this is any fixed beam, fixed at both the end, that is end A and end B. Okay, and when a concentrated point load W is applied at the center of beam. Okay, so this is the moment diagram you have seen in the case of a simply supported beam when the point load is applied at the center. But फिक्स बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के मोमेंट डायग्राम में एक ही फर्क ये होता है कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मोमेंट एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम आर जीरो, बट फिक्स बीम में एंड पर मोमेंट होता है, जीरो नहीं होता. ओके, सो इनका मोमेंट डायग्राम भी डिफर होगा. कैसे डिफर होगा? यहाँ पर भी आपका मोमेंट एक्ट होगा, इसलिए इसमें और सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यही फर्क होता है. ओके, सो मैं इसको यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ. उसके बाद आप यहाँ पर मैं आपको बीम मैकेनिज्म बताऊंगी कि इसका बीम मैकेनिज्म कैसे होता है. ओके, सो सेंटर पर अप्लाइड है तो दोनों साइड मोमेंट सेम एक्ट करेगा. ठीक है, ये कॉमन पार्ट है तो इसको मैं डैश कर देती हूँ. जब सिंपली सपोर्टेड का केस पढ़ रहे थे हम लोग, तब यहाँ पर मोमेंट दोनों एंड पर जीरो था, बट ये फिक्स बीम है तो इसमें दोनों एंड पे मोमेंट लग रहा है, इसलिए दोनों एंड का मोमेंट एमपी है. ठीक है, और यहाँ पर भी मोमेंट एक्ट कर रहा है. सो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी फिक्स बीम व्हेन कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ फिक्स बीम. ओके, नेक्स्ट, तो बीम मैकेनिज्म में देख के आपको डिसाइड करना है कि दोनों का जो यहाँ पर दोनों का रोटेशन है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा. तो आपको मैंने बताया है सिंपली सपोर्टेड केस में कि जब यहाँ पर सेंटर पर लोड अप्लाइड है, मतलब दोनों साइड का रोटेशन आपका सेम होगा, इसलिए दोनों साइड को हम थीटा ले रहे हैं. ठीक है, अगर आपका जो लोड है वो सेंटर की जगह किसी और पॉइंट पर अप्लाइड होगा तो वहां पर रोटेशन की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी. उस केस में हम एक को थीटा मान लेते हैं, एक को थीटा 1 मान लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट अबाउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दी बीम मैकेनिज्म. बीम मैकेनिज्म ये आपको दिखा रहा है, इसका ये डेल जो है वो आपका डिफ्लेक्शन है और थीटा आपका रोटेशन है. ठीक है, ये चीज हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो इसीलिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लें ताकि आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद दी स्टैटिक मेथड एंड देन काइनेमेटिक मेथड. स्टैटिक मेथड और काइनेमेटिक मेथड दोनों देखते हैं हम इस वीडियो में. दोनों से आंसर सेम ही आता है, बट दोनों के सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है. ओके, तो पहला हम देखेंगे बाय स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड में हमने देखा था कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था हमने सिंपली सपोर्टेड के केस में, और जो मोमेंट था वो किसके इक्वल था? आपका WL/4. उस केस में आपने क्या लिया था? सिर्फ एमपी लिया था. ठीक है, बट यहाँ पर क्या डिफरेंट है? यहाँ पर ये भी एमपी एक्ट कर रहा है और एक एंड का एमपी भी एक्ट करता है इस पे. ठीक है, डबल एमपी एक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर आप क्या लोगे? एमपी प्लस एमपी. ठीक है, ये डिफरेंस होता है सिंपली सपोर्टेड के केस में और फिक्स बीम के केस में. देखो, आप कंपेयर करके इसको पढ़ोगे तो आपको ज्यादा लंबे समय तक इसको याद रहेगा और आपको बनाने में भी बहुत इजी रहेगा. आपकी जो वैल्यूज रहती हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज, ये आपको याद रहनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के केस में. कॉलेज एग्जाम के केस में आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 2MP हो जाएगा और ये क्या होगा? WL/4. अब हमने क्या बताया था आपको? कोलैप्स लोड को हम WU से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये WU हो गया. ठीक है, हमको क्या निकालना है? हमको कोलैप्स लोड निकालना है, इसलिए WU को इधर ही रहने दीजिए, बाकी सारी चीजों को आप इक्वेट कर दीजिए. तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 8MP/L. सो ये हो गया आपका कोलैप्स लोड फॉर दी concentrated or a point load applied on the center of a fixed beam. Okay, अब हम देखते हैं नेक्स्ट बाय दी काइनेमेटिक मेथड. ओके, काइनेमेटिक मेथड से देखेंगे इसी को. तो काइनेमेटिक मेथड में हमने क्या देखा था? लोड इनटू डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू मोमेंट इनटू रोटेशन. ओके, अब लोड यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? लोड इज WU. ओके, और डिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पर? डिफ्लेक्शन इज डेल. ओके, डेल,
ये डेल आपका डिफ्लेक्शन है। ओके, तो अब यहाँ पर हमको डिफ्लेक्शन की वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है, तो वो हम यहाँ पर कैसे पुटअप करेंगे, ये देखिए, ये ट्रायंगल को हम कंसीडर करते थे, ये ट्रायंगल को हम क्या बोल सकते हैं, tan थीटा वाला एंगल ले रहे थे, तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ओके, सो इट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो परपेंडिकुलर क्या हुआ यहाँ पे आपका डेल, और बेस क्या हुआ आपका l/2, क्योंकि हमने इतना ट्रायंगल को कंसिडर किया है। ओके, सो थीटा इक्वल्स टू डेल अपॉन l/2, तो डेल इज इक्वल्स टू थीटा इंटू l/2। ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल, बस आपको यहाँ पर ट्रायंगल में से डेल की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप डेल रखिए पहले, उसके बाद मोमेंट आपका क्या है, यहाँ पर मोमेंट आपका होगा mp, और रोटेशन क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो रोटेशन मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ का मोमेंट अगर कंसिडर करोगे तो यहाँ के रोटेशन लोगे, यहाँ का मोमेंट मैंने कंसिडर किया तो यहाँ पर रोटेशन कितना है, थीटा प्लस थीटा यहाँ का। ठीक है, अब देखो हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में जब यही केस पढ़ रहे थे तब उसमें क्या था, हम बस इतना ही ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एंड पर उनके मोमेंट जीरो थे, लेकिन इसमें एंड पे मोमेंट एक्ट करता है, तो एक एंड पे क्या होगा, एमपी एक्ट कर रहा है, तो इस एंड का एमपी इंटू इस एंड का रोटेशन थीटा। अब इस एंड की बारी आई, फिर इस एंड पे भी सेम मोमेंट है, तो एम पी इंटू थीटा, और एम पी थीटा प्लस थीटा यहाँ कर लिया। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ, एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर दो थीटा है। ठीक है, ये सेंटर है इसलिए। ओके, तो ये आपका आ गया मोमेंट इंटू रोटेशन। कैसे आया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हम सिर्फ इतना लेते थे क्योंकि दोनों एंड पे मोमेंट जीरो था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप डब्ल्यू यू तो वैसे ही रहेगा, डेल की वैल्यू हमने निकाली है, थीटा इंटू l/2 रख दो, ये क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, मतलब 4 mp थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे इक्वेट करते हो तो थीटा थीटा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और डब्ल्यू आपका क्या बचेगा 8 mp/l। अब देखो आपको यहाँ पर इजीली कंपेयर कर पाओगे आप कि दोनों मेथड से आंसर सेम ही आ रहा है, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो चाहे काइनेमेटिक मेथड हो। अब आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आता है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में बोला गया है बाय काइनेमेटिक मेथड सॉल्व कीजिए तो आपको इसे यूज करना पड़ेगा, एल्स अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीके का आपको कोई भी आता है तो आपको इसको वैल्यू याद रखनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपको इसकी वैल्यू, एटलीस्ट आप स्टैंडर्ड केसेस की वैल्यू को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड केस की वैल्यू को याद रखने से आपको फॉर एग्जाम्पल एमपी की वैल्यू दे दी गई या स्पैन की वैल्यू दे दी गई, और आपसे ये डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बीम के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप तुरंत इसका 1 मिनट में आंसर दे सकते हैं। और कॉलेज एग्जाम के लिए आपको ये से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने ये केस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ बीम, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा सेकेंड केस। सो आवर सेकेंड केस इज व्हेन पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम। इसका मतलब क्या हुआ, आपके सेंटर के अलावा कहीं पर भी अगर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड अप्लाइड है तो उस केस में आपका कोलैप्स लोड का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये केस हमने सिंपली सपोर्टेड बीम वाले जब वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, उसमें भी देखा था। इस बार हम इसको फिक्स्ड बीम के लिए देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें पहले बता देते हैं। ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमने देखा था, जब पॉइंट लोड जो है सेंटर के अलावा कहीं और लगा रहता है तो उस केस में आपका मोमेंट डायग्राम सेंटर से की जगह कहीं और शिफ्ट हो जाता है, जहां पर वो लोड अप्लाइड होता है वहां पर आपका पीक रहता है। ठीक है, तो ये था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए इतना पार्ट। अब क्या है, ये फिक्स्ड बीम है तो यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट भी होंगे, तो उसका यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट का भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, और ये जो कॉमन पार्ट था मैंने उसको शेड कर दिया, यहाँ पर ये कॉमन पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये शेड नहीं होगा, बाकी ये कॉमन पार्ट है, इसको मैंने शेड कर दिया है। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस केस एंड दिस इज द बीम मैकेनिज्म। बीम मैकेनिज्म को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं इस केस के लिए। ठीक है, फिक्स बीम में जब हम पॉइंट लोड जो है सेंटर पे अप्लाई कर रहे थे उस केस में दोनों साइड में रोटेशन सेम था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लोड जो है सेंटर में अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों साइड का रोटेशन अलग होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर इसका रोटेशन क्या होगा, थीटा, और यहाँ पर इसका रोटेशन होगा θ1। ठीक है, अब ये इसको हम सॉल्व करते हैं बाय स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड से आप इसे सॉल्व कीजिए। स्टैटिक मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैटिक मेथड में जब हमारा लोड जो है सेंटर के अलावा कहीं और अप्लाई होता है उस केस में मोमेंट क्या रहता है, WAB/L। ठीक है, ये कोलैप्स लोड की बात कर रहे हैं इसलिए ये WU हो जाएगा, और वहाँ पर
क्या लेते थे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिर्फ एमपी लेते थे, बट मैंने आपको बताया कि फिक्स बीम में 2 बार एमपी होगा क्योंकि इसमें एंड पर भी मोमेंट अप्लाई होता है, ठीक है। तो दिस इज एमपी प्लस एमपी। अब आप इसको इक्वेट करो डब्ल्यू यू को इधर रख के, तो आपका क्या हो जाएगा एमपी प्लस एमपी 2 एमपी, और एल ऊपर चले जाएगा तो एल अपॉन ए बी। तो ये हो गया आपका कोलैप्स लोड की वैल्यू इस केस के लिए, ठीक है। ये एकदम सिंपल था, स्टैटिक मेथड बहुत सिंपल रहता है, जस्ट आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं रहता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेमेटिक मेथड। काइनेमेटिक मेथड, अब इससे सॉल्व कीजिए आप। इसमें क्या रहता है, एक्सटर्नल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू इंटरनल वर्क डन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपको हम लोग लिखते हैं, लोड इनटू डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू मोमेंट इनटू रोटेशन। अब देखते हैं पहले हम यहाँ पर रोटेशन की वैल्यू, ठीक है। रोटेशन की वैल्यू दोनों अलग अलग है, तो हमको इन दोनों को एक कॉमन टर्म में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम डेल की वैल्यू देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ अ थीटा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ थीटा हम डेल की वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, टेन थीटा के केस से, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल रहे थे ना। तो टेन थीटा अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स, यहाँ पर मैं कर देती हूँ, टेन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा ले रहे थे हम, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब डेल अपॉन बेस। बेस उस इससे पहले केस में क्या था, बेस आपका l/2, इस केस में आपका बेस क्या है, a है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पे अप्लाई नहीं है। a कोई भी स्पैन हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर से आपका लोड अप्लाई है, ठीक है। तो आपका डेल का वैल्यू क्या हो गया, थीटा इंटू a, ठीक है। अब आप इसी सेम इधर वाले ट्रायंगल के लिए लीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डेल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए थीटा 1 इंटू बी। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब आप क्या करो, थीटा 1 और थीटा इसको जो है इक्वेट कर दो, क्योंकि डेल की वैल्यू सेम है। तो क्या आ जाएगा आपका, थीटा इंटू ए विल बी इक्वल्स टू थीटा 1 इंटू बी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है ये। या तो मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि आप और इससे आसानी से समझ सको, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दो, दोनों की साइड डेल बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b बाई ए इंटू थीटा 1, या फिर थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू a बाई बी इंटू थीटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ और आपको ये दोनों चीज़, ठीक है। टैन थीटा के फॉर्मूले से ये आया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको ये मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ की कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। लोड क्या होगा आपका, लोड डब्ल्यू यू होगा, डिफ्लेक्शन डेल रहता है आपका, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट आपका एम पी रहता है, और यहाँ का मोमेंट हम ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ का मोमेंट ले रहे हैं हम तो क्या होगा, इसका रोटेशन होगा तो थीटा, यहाँ का मोमेंट ले रहे हैं तो इसका रोटेशन होगा तो थीटा 1। ये आप समझ चुके हो अभी प्रीवियस केस से कि हर जहाँ का मोमेंट लेते हैं वहीं का रोटेशन उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डब्ल्यू यू इंटू डेल, डेल की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, थीटा के टर्म्स में, तो पहला वाला रख देते हैं, ठीक है, थीटा इंटू ए। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, डेल की वैल्यू बहुत ईजी है, टैन थीटा के फॉर्मूले से निकाला है हमने इसको। और यहाँ पर एम पी, अब देखो थीटा 1 को अगर हम थीटा के टर्म में नहीं लेंगे तो ये हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, और हम इतना बड़ा इक्वेशन को जो है नहीं रख के अपनी वैल्यू को आगे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा 1 को जो है हमने थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ईजिली। तो अब यहाँ पर थीटा 1 की जगह हम ये रख लेते हैं थीटा के टर्म की वैल्यू, और ये तो थीटा ही है, प्लस एम पी, यहाँ पे भी थीटा 1 आया, ठीक है। तो इसको हम क्या रखते हैं, a बाई बी इंटू थीटा। अब समझ में आ गया होगा आपको इजली कि जहाँ जहाँ पे थीटा 1 है उसे हमने थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये देखिए आप यहाँ पर डब्ल्यू यू इंटू थीटा इंटू ए, तो इसी सेम तरीके से आप इसको भी कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम पी बाई बी ए प्लस बी थीटा, और इस केस के लिए भी ये क्या हो जाएगा, एम पी बाई बी ए प्लस बी इंटू थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, 2mp बाई बी ए प्लस बी इंटू थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यू इंटू थीटा इंटू ए। तो अब थीटा और थीटा यहाँ से आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या बच गया, डब्ल्यू यू विल बी ए प्लस बी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी आपका होगा एल के बराबर, मतलब पूरा टोटल स्पैन। तो ये क्या हो जाएगा, 2mp इंटू एल अपॉन ए, नीचे चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो ये आ गया आपका कोलैप्स लोड फॉर दी फिक्स्ड बीम व्हेन
कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड इज नॉट अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द बीम। ठीक है, ये आपके फिक्स बीम के केस के लिए आपका काइनेमेटिक मेथड से आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों सेम आया है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए आपका 2 MPL अपॉन AB और यहाँ पे के भी आपका क्या आया था 2 MPL अपॉन AB। तो काइनेमेटिक मेथड से आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ा और आपको स्टैटिक मेथड से इतना ही प्रोसेस करना पड़ा। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड इजी होता है, बट अगर आपको कहीं मेंशन है कि आपको काइनेमेटिक मेथड से करना है तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको दोनों मेथड समझाया ताकि आपको कोई भी मेथड पूछा जाए तो आप उससे बता सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड केस। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारे थर्ड केस के लिए। Now we will see a third case, that is when uniformly distributed load applied over entire span of the beam. So let us consider this is any fixed beam and the UDL is applied on over the entire span of this beam. Okay, so let us suppose the span of the beam is L and these are the two ends, that is end A and end B fixed at both the end, that is why it is fixed beam. Okay, so this is a bending moment diagram for this case and this is the beam mechanism for this case. अब हम यहाँ पर पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस केस का समझते हैं, उसके बाद हम इसका बीम मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपल है, जैसे हम इसको फिक्स बीम कंसिडर नहीं करके मानते हैं तो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रहता है, सिंपली सपोर्टेड केस में सिर्फ ये रहता है। ठीक है, हमने देखा है सिर्फ ये ऐसे रहता है, सिर्फ इतना पार्ट। ठीक है, लेकिन ये फिक्स बीम है तो इसमें एंड मूवमेंट भी रहते हैं, तो इस केस में ऐसा क्या हो जाएगा आपका, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। दिस इज सिंपल, दिस इज स्टैंडर्ड केस। ओके, और कॉमन पार्ट को मैंने शेड कर दिया यहाँ पर दो मोमेंट लग रहा है, दैट इज एमपी एंड का मोमेंट भी इसमें एक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका बीम मैकेनिज्म। अब ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा बीम मैकेनिज्म। अब बीम मैकेनिज्म में क्या है आपका, ये डेल डिफ्लेक्शन हो गया, ये आपका स्पैन जो है एल है तो ये हाफ ऑफ L/2 हो गया। ठीक है, और आपका जो है ये पूरे स्पैन पे लगा है लोड, तो आपका रोटेशन दोनों जगह सेम होगा, तो दोनों आप थीटा ले लोगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे मेथड की तरफ। हमारा मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड से हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कि सिंपली क्या होता है, जब आपका यूडीएल अप्लाई होता है तो उस केस में आपका मोमेंट क्या हो जाता है, W क्या होता है, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि उस केस में आपका जो W है वो स्मॉल w रहता है। ठीक है, WL²/8। ठीक है, यही चीज़ आप याद रखिएगा कि आपका जो बड़ा वाला कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है वो वाला W नहीं रहता है, ये आपका UDL वाला W रहता है। तब क्या होता है आपका WL²/8 रहता है, जो W यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, UDL मतलब, तो वो किसके बराबर होता है आपका, वो होता है आपका MP के बराबर सिंपली सपोर्टेड की केस में। इस केस में आप क्या लेते हो, हमेशा MP प्लस MP लेते हो 2 बार। ठीक है, और यहाँ पर अब इस W को हमें अपने कंसंट्रेटेड लोड के W में कन्वर्ट करना है, कोलैप्स लोड के W में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि क्या होता है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और कोलैप्स लोड के केस में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या हो जाएगा आपका W/L। ओके, सो W क्या हो जाएगा आपका W/L। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस W की जगह मतलब स्मॉल W में पुट कर देंगे। अगर आप स्मॉल W में पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा W, ये L, ये भी L है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा WL²/L × 8। ये W, इस W स्मॉल W की जगह हमने ये वैल्यू को रखा है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो गया 2 MP हो गया। ठीक है, अब एक L से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपका WU। ठीक है, WU = 16 MP/L। 16 कैसे आया आपका, आप सिंपली देख सकते हो 8 है, 8 2 16 हो गया, MP तो MP है और एक L बचा जिसको आपने नीचे भेज दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोलैप्स लोड फॉर दी फिक्स बीम व्हेन कंसंट्रेटेड लोड नहीं है। यहाँ पर UDL इज अप्लाइड ओवर द इंटायर स्पैन ऑफ द फिक्स बीम। ये हो गया आपका कोलैप्स लोड फॉर दिस केस। अब हम इसे देखते हैं काइनेमेटिक मेथड से। आप एक चीज़ याद रखना, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ध्यान करने के लिए 2 बार बताया था इसको कि लोड इनटू डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू मोमेंट इनटू रोटेशन तब होता है जब आप पॉइंट लोड अप्लाई करते हो, चाहे सेंटर पे चाहे किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन जब आप UDL अप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाता है, लोड इनटू एरिया ऑफ मैकेनिज्म
ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत सारे लोग इसी में ही गलती करते हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो वैल्यू अगर उन्हें स्टैंडर्ड याद नहीं रहती तो उस केस में उन लोग जो है जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमेशा गलत आंसर को टिक मार देते हैं। ठीक है, तो लोड इंटू एरिया ऑफ मैकेनिज्म इज इक्वल्स टू मोमेंट इंटू रोटेशन। बस यहाँ पर यूडीएल के केस में क्या चीज़ चेंज रहता है, यूडीएल के केस में आपका एरिया ऑफ मैकेनिज्म आ जाता है इंस्टेड ऑफ लोड इंटू डिफ्लेक्शन की जगह लोड इंटू एरिया ऑफ मैकेनिज्म आ जाता है। एरिया ऑफ मैकेनिज्म क्या है, बहुत ईजी है, वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं फिर आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, तो लोड आप यहाँ क्या ले रहे हो, स्मॉल डब्लू। ये कौन सा डब्लू है जो आपका यहाँ एक्ट कर रहा है, मतलब कि आपका यूडीएल है। ठीक है, इंटू एरिया ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ मैकेनिज्म मतलब ये पूरा बीम मैकेनिज्म का एरिया। इसका एरिया बहुत सिंपल है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू डेल। डेल क्या होगा, इसका हाइट, और बेस क्या होगा, पूरा एल। ये तो कोई बता सकता है कि एरिया ऑफ मैकेनिज्म, अगर मैंने आपको बता दिया कि इसका एरिया है तो इस ट्रायंगल का एरिया कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर मोमेंट इंटू रोटेशन बोल रहा है। मोमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, एमपी थीटा दोनों का सेम है, तो एमपी थीटा प्लस थीटा। यहाँ के लिए एमपी तो यहाँ का थीटा प्लस यहाँ के लिए एमपी तो यहाँ का थीटा। आप इस वीडियो को एक बार देखो, दूसरी बार देखो, आपको ज़रूर सारे केसेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है दोनों सब में कनेक्शन भी समझ में आएगा। और जब हम फाइनल में समरी टेबल बनाएंगे तो उस समरी टेबल से आप इजीली रिलेट करके याद भी रहेगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक दूसरे से कनेक्ट करके याद रह जाएगा कि हाँ इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, ताकि स्टैंडर्ड केसेस आप जो है अपने आप टिक कर पाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इस डब्ल्यू की जगह हम क्या रख रहे हैं, कोलैप्स लोड वाला डब्ल्यू, डब्ल्यू यू बाई एल। ठीक है, और हाफ इंटू डेल की वैल्यू क्या निकालते हैं हम लोग, थीटा इंटू एल बाई टू। ये तो हमको पता है, हम हर बार निकालते हैं जब दोनों का रोटेशन सेम रहता है। ये डेल की वैल्यू क्या होगी, थीटा इंटू एल बाई टू। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 MP इंटू थीटा। अब ये देखो आप यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, डब्ल्यू यू इंटू थीटा इंटू एल बाई 2 इंटू 2 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 MP इंटू थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, डब्ल्यू यू 4 4 16 MP बाई एल। अब आप मैच करके देखो कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर देखिए काइनेमेटिक मेथड से भी इतना ही आ रहा है और स्टैटिक मेथड से भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, कभी कभी हम लोग इसे जैसे स्टैटिक मेथड से सॉल्व करते हैं और श्योर नहीं रहते, तो इसको फिर हम काइनेमेटिक मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आंसर सही आता है मतलब कि हमने सही बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फिक्स्ड बीम का तीनों केसेस कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अगर आप इसे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी जो है इससे अच्छे से ये टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैंटिलीवर बीम। तो जब तक आप इन दोनों वीडियो को देखिए, थैंक यू।